नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में आपको स्पेशली दिख रहा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024। तो मेरे भाई 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस की आ चुकी है। अब तक की ऐतिहासिक वैकेंसी है, इससे पहले इतनी बड़ी वैकेंसी किसी भी स्टेट में नहीं आई है। ठीक है, यानी जिसके अंदर ओनली सिर्फ और सिर्फ किसी स्टेट पुलिस में, और वो भी कांस्टेबल की वैकेंसी जिसके अंदर 60,000 प्लस पद दिए गए हों, यानी इतनी पोस्ट पर सबसे बड़ी वैकेंसी, एकमात्र वैकेंसी जो अब आई है, आपके लिए अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे कि भाई एज क्राइटेरिया क्या होगा। दूसरी चीज हम देखेंगे सर यहाँ पर हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सर आयु में छूट, जो कि रिसेंटली काफी ट्रेंड में चल रहा है ये मुद्दा, और सही भी है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। भाई कितनी छूट मिलेगी, कब मिलेगी, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम की डेट क्या है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कितने घंटे पढ़ना है, एसएससी जीडी का पढ़ें या कांस्टेबल का पढ़ें, इन सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में जानेंगे। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, और हम लास्ट में कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि सर क्या कट ऑफ पिछली बार रही थी, कितनी पोस्ट थी, लेकिन इस बार कट ऑफ रहने के क्या चांसेस है, हम उन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी अगर किसी भी टाइप की डिटेल अगर आप पूछना चाहते हैं, तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्या आप मुझे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप एसएससी एंड रेलवे यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। आपको इस पर सारी क्लासेस मिलने वाली है, कंप्लीट सिलेबस की, वो भी कंप्लीट फ्री मिलेगा आपको, कोई एक पैसा भी आपको नहीं चुकाना है। एकदम बढ़िया क्वालिटी में आप किसी भी चैनल और किसी के साथ में कंपेयर करके देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली पीडीएफ। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आऊँ, वो बीच में अनाउंस करूंगा मैं, इसलिए आप लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक की सबसे ऐतिहासिक, यानी एक मतलब बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपने पुलिस कांस्टेबल के जो पद हैं वो टोटल कितने हैं भी, 60,244 पदों पर ये वैकेंसी निकाली है। और ये आपकी एकदम सीधी भर्ती है। अब तक जो सिविल कांस्टेबल है इनकी सबसे बड़ी वैकेंसी है, जिसके अंदर आपका पेमेंट कितना रहेगा सर, 5,200 से लेकर 20,200। और यहाँ पर आपको जो ग्रेड पे वो कितना रहेगा भी, 2,000। तो कुल मिला के जो आपका जो अपने कह सकते हैं कि सैलरी के जो मैट्रिक्स है वो आपका 21,700 के नियर अबाउट आपका रहेगा। यहाँ पर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो सर 24,000 के नियर अबाउट टोटल पद होते हैं। ईडब्ल्यूएस के 6,000 हैं। ओबीसी के यहाँ पर 16,264 है। और यहाँ पर SC ST की बात करें तो यहाँ पर 12,000 और 1,204 है। तो कुल मिलाकर 60,244 है। तो भाई मत चूको चौहान वाली बात है कि यहाँ पर अब आपको नहीं चूकना है किसी भी कंडीशन में। ये सबसे बड़ी वैकेंसी है और आप इसमें लग के रहोगे। और इसके अंदर आपको जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है दोनों इसके लिए एलिजिबल है। क्लियर है, कोई स्पेशल किसी कैटेगरी के लिए नहीं है, ऑल ओवर दोनों के लिए। तो आप यहाँ पर अपने देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, जो जो चीज रिक्वायर्ड है बड़े ध्यान से सुनना, बहुत कम शब्दों के अंदर सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट में आपको बताऊंगा किसमें कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्या क्या करना है, सारी बातें। यहाँ पर आप देखिएगा फॉर्म कब स्टार्ट होंगे सर, 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे। ठीक है, और लास्ट डेट कब होगी सर, 16 जनवरी यहाँ पर बताया है कि आवेदन जमा करने की 16 है, और अगर मान लो कोई संशोधन करना है या फीस जमा करानी है तो 18 है। और 17 दिसंबर से ये आपका स्टार्ट हो जाए, 27 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसका जो शुल्क है वो 400 रुपए शुल्क रहेगा, 400 रुपीज। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखिए 10वीं और 12वीं बोला गया, इसका मतलब 12वीं आपका पास होना चाहिए। ठीक है, ये इसके समकक्ष आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। और फिर आपसे बोला है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित होनी चाहिए, तथा उसका अंक तालिका, उसका प्रमाण पत्र उस डेट को उसके पास में होना चाहिए। अगर कह रहा है कि कोई बंदा 12वीं में है, ठीक है, अगर उसमें एफिरिंग हो रहा है तो वो पात्र नहीं होंगे, ये ध्यान में रखें। मतलब आपको यहां तक कंक्लूजन ये मिला कि आपके 12th पास होनी चाहिए भाई, अगर आप फॉर्म भर रहे हो उस लास्ट डेट तक आपके पास में
जो क्वालिफिकेशन है ये होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद में ये बोल रहा है कि जो अधिमानी अर्हता है इसके बारे में अगर बात करें तो ये कोई खास नहीं है, नेसेसरी हमारे पास में जो इसेंशियल है वो ये होनी चाहिए। उसके बाद में ये कह रहा है प्रेफरेंस के मामले में, ये कह रहा है कि कई बार ऐसे हो जाता है कि यार कई जैसे स्टूडेंट है उनके बीच में क्या हो जाता है कि कई बातों में वो सेम हो जाते हैं, मतलब उनके मार्क्स सेम हो जाते हैं। ठीक, उस केस में क्या करेंगे, तब ये कह रहा है कि डीओईए सीसी या एनआईईएलटी सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल स्तर का प्रमाण पत्र क्या हो तो उसको प्रायोरिटी देंगे। चलो वो नहीं है तो प्रादेशिक सेना में आपने कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है तो वो आपका यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में अगर वो भी दोनों के पास में होता है तो बी प्रमाण पत्र जो होना चाहिए एनसीसी का, उसके अकॉर्डिंग जिसके पास में है उसको हम यहाँ पर वेटेज देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मतलब प्रायोरिटी देंगे। तो और भी सारे कुछ केसेस है तो वो यहाँ पर मुझे नहीं लगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई एज की, और सबसे ज्यादा और सबसे गंभीर जो मैटर है वो एज वाला ही चल रहा है। ठीक है, कैसे चल रहा है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कह रहा है कि भर्ती के लिए ये बोला है कि क्या क्या आवश्यक है। ये कह रहा है कि एक साथ यानी 1 जुलाई 2023 को 18 साल की आयु प्राप्त कर ली गई हो, मतलब 1 जुलाई 2023 को आपने 18 साल पूरे कर लिए गए हो। उसके बाद में कह रहा है कि भाई 22 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो। ठीक है, यानी आपका जो जन्म है वो आपका 2 जुलाई 2001 से पूर्व होना चाहिए तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि इससे पहले का और इससे बाद का नहीं होना चाहिए, इसके बीच का आपका रहना चाहिए। अब एक बात बताओ कि जो अभी तक जो मैटर चल रहा है, और अच्छा फीमेल कैंडिडेट की बात कर ले तो इनको यहाँ पर 3 साल एक्स्ट्रा बोला गया है, यानी 25 साल की आयु तक का बोला है। तो इनको 1998 से लेकर या 2005 तक की बात की है। ठीक है, फिर बाद में कह रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऐसी अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। तो जो उसके बाद में जो नीचे और प्रावधान अपने बात करेंगे जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है तो उसके अकॉर्डिंग भी सारी बातें यहाँ पर कंसिडर होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि सर अभी चल क्या रहा है, क्या मैटर चल रहा है, सर ये क्यों एज नेसेसरी है, एज का क्राइटेरिया के बारे में इतना होला क्यों हो रहा है, क्यों बच्चों की डिमांड है कि भाई जो एज में हमें रिलैक्सेशन दिया जाए। तो भाई सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सबसे जो पीछे की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आई थी 16 नवंबर 2018 के लगभग की बात है। ठीक है, बात को समझना बड़े ध्यान से। उसके बाद में अब वैकेंसी आ रही है वो 23 दिसंबर 2023 को आ रही है। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में लगभग 5 साल की बात हो रही है। तुम गैप यहां पर कितने साल का दे रहे हो, 4 साल का गैप दे रहे हो। तो मेरे भाई एक जनरेशन आपकी ऐसी रह गई जिसने उस टाइम जो पिछली वैकेंसी में तो वो छोटे थे और अब वो रह गए बड़े हो गए। इसका मतलब वो ना तो इस रेंज में आ रहे, वो कभी कांस्टेबल का तो जिंदगी भर ही नहीं दे पाए बेचारे। किसी का अगर कोई सपना है आप उसको अवसर से वंचित नहीं रख सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी जो मैटर चल रहा है वो ये मैटर है कि मान लो कि मेरी एज में पीछे जब वैकेंसी आई थी 16 नवंबर 2018 को मैं 18 साल का नहीं हुआ था, लेकिन आज जब वैकेंसी 23 दिसंबर 2023 को आई तो मैं बड़ा हो गया। भाई क्या मजाक लगा रखा है, ये वैकेंसी या तो आपने अब 60,000 निकाली है तो इस 60,000 को 10-10,000 करके 5 साल निकाल देते, कहाँ दिक्कत थी इसके अंदर। तो यहाँ पर कम से कम जिस स्टूडेंट का एक मोटिव है, जिसका टारगेट है, जिसका एम है, जिसका सपना है, वो एटलीस्ट अपने सपना पूरा हो या नहीं हो कोशिश तो कर सकता है ना। अब आप अचानक 60,000 निकाल रहे हो, पता नहीं फिर आगे वाली कब आएगी, फिर यही हमेशा लगी रहेगी ये सारी चीजें, ये इश्यूज हमेशा के लिए उठते रहेंगे। तो पहले सबसे पहले गवर्नमेंट को इसका ये स्टेप उठाना चाहिए कि जो पीछे जो हुआ है इसको कवर अप करें, आगे आने वाली वैकेंसीज आने आगे इस टाइप का मैटर फिर ना हो। तो उसके लिए प्रॉपर एक टाइम पीरियड से प्रॉपर गैप से इन चीजों को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें, उम्मीद ये है कि ये हम पर आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज के अंदर, 3 to 5 years का मिल सकता है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। हर अलग अलग स्टेट के अंदर सारी चीजें मिल रही है, जैसे राजस्थान के अंदर भी कोविड के कारण 2 से 3 साल 5 साल तक की रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो ये सारे यहाँ पर भी मिलने के चांसेस लग रहे हैं। फिर भी आप सभी लोग एक बार कैंपेन करते रहे। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे लिखित परीक्षा की। भाई पेपर की बात करें तो यहाँ पर रिटन एग्जाम एकदम इजी एग्जाम है, सबसे इजी एग्जाम है। सर क्यों एग्जाम है,
कुछ लोग तो कहेंगे सर यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग आती है। अरे भाई बात को समझिएगा जरा, ये ऑफलाइन पेपर होगा और फिर आपसे कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। फिर उसके बाद में 300 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का टाइम है। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि ऑफलाइन पेपर है, उसके बाद में हम बात करें तो सर ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव के बाद में बात करें तो सर 300 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का? 300 नंबर का। सर टाइम की बात करें तो 2 घंटे का पेपर है। सर मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए टोटल क्वेश्चन की बात करें तो सर 150 क्वेश्चन का पेपर है। ठीक है, टोटल प्रत्येक क्वेश्चन की मार्क्स की बात करें सर 2 मार्क्स का रहेगा, प्रत्येक पर्सन है वो 2 नंबर का रहेगा। सर नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए ये आधा माइनस का आधा है, मतलब है 2 का जब आधा निकालोगे तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या, 4 डोमेन आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका जीके का रहेगा, जीके एंड जीए बोल सकते हो, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन मेरे भाई हिंदी का रहेगा। तीसरे सेक्शन की मैं बात करूं तो यहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी का रहेगा, है ना, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का रहेगा। क्लियर। अब उसके बाद में नेक्स्ट वन मैं बात करता हूं तो कह रहा है मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू, और उसके बाद में एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर रहा है ये। ठीक है, आईक्यू और मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी, और उसके बाद में ये बात कर रहा है एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर रहा है, जो कि सबसे इजी पोर्शन है। ठीक है, अब ये मैथ्स रीजनिंग और एनालिटिक रीजनिंग ये आप समझ लीजिए कि ये सारा का सारा एकदम इजी पोर्शन है। हम सभी इस टाइप के आगे और भी क्यों इजी है, किस तरीके से इजी है, उन सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर गौर से पढ़ने वाले, बड़े ध्यान से आगे सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो आपको देखना होगा। इसके बाद में सर ये ओमार बेसिस होगा, आपको पता है ऑफलाइन है तो ओमार बेसिस पर होना है। इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। और अभी कोशिश ये की जा रही है कि लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक ही पारी में, ठीक है, अगर ज्यादा हो गए तो एक से अधिक पारी में, और एक से अधिक दिनांक को अलग अलग हो सकती है, जैसे कि 2018 यानी 19 में 27-28 जनवरी को हुई थी। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि जब एक से अधिक होगी ना तो अगर हम क्या करेंगे उसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इसका उन्होंने फॉर्मूला भी दिया है। ठीक है, तो अब वो देख लेना। फिर कह रहा है लिखित परीक्षा के बाद में हम जो आंसर की है वो भी डाल देंगे, जैसा कि पिछली बार 27 जनवरी और शायद 28 जनवरी को ये पेपर हुआ था, जनवरी 2018 को, 2019 को वैकेंसी इसके फॉर्म आए थे, वो आए थे आई थिंक 16 नवंबर 2018 को, और ये शायद दिसंबर 8 या 10 दिसंबर तक चले थे, ऐसा कुछ था। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट ये लिख रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि टोटल अगर मैं गैप की बात करूं तो 23 दिन ये हो गए और 26 दिन ये हो गए। ठीक है, तो 23 और 26 कितना हो गया, 49 डेज इन्होंने टाइम दिया था, ओनली 49 डेज। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं, लास्ट डेट से अगर मैं ये काउंट करता हूं तो आप यहां पर देखिएगा आपको सिर्फ 49 डेज दिए थे, 50वें दिन तो पेपर था। ठीक है, ऐसा कुछ था। तो आप यहाँ पर देखिए एटलीस्ट यहाँ भी 15 दिनों का कुछ ऐसे जुगाड़, सॉरी 45 दिनों का ही जुगाड़ चल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जब ये 27 और 28 को जब पेपर हुआ था उसके ठीक बाद में इन्होंने आंसर की भी अपलोड कर दी थी, और कब भाई 2 फरवरी को आंसर की आ गई थी। उसके बाद में इन्होंने रिजल्ट दिया था, और रिजल्ट कब दिया था, ये दिया था भाई 20 नवंबर को, लगभग 20 नवंबर 2019 को, यानी कम से कम 9 महीने बाद में जो ही रिजल्ट हुआ। तो उसके 7 या 8 दिन बाद में 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक इन्होंने क्या कर दिया कि भाई फिजिकल टेस्ट करवाया, और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट दिया 2 मार्च को 2020 को, कोविड से ठीक पहले। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दिया था। तो ये कुछ पिछली बार का प्रोसेस है जिस जो कि मैं आपको यहाँ पर साथ साथ में बता रहा हूँ। उसके बाद में कह रहा है कि जब आंसर की हम अपलोड कर देंगे तो प्रश्न पत्रों और उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी जाएगी। अगर आपको आपत्ति है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे। कोई भी प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प अगर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। तो भाई ऐसा क्यों करते हो, तुम पहले ही चेक कर लो ना, तुम खुद ही चेक कर लो पहले।
पढ़े लिखे आदमी हो, तो उन निरस्त प्रश्न पत्रों के अंकों का वितरण कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका ऐसा कुछ कुछ मतलब बताया गया। इसके अकॉर्डिंग जो सूत्र दिया था उस सूत्र के अकॉर्डिंग बताया गया, जो कि सूत्र मैंने आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि भाई लिखित परीक्षा ओमार उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प होते हैं, ठीक है। उनमें से एक विकल्प को चुनना होता है जो कि प्रश्न का सही है। 3 प्रतियां होंगी, एक आपको बाहरी एजेंसी के पास में रहेगी, दूसरी बोर्ड के पास में रहेगी, तीसरी कैंडिडेट के पास में रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि कह रहा है कि मूल प्रति अपने साथ लेकर चले गए तुम गलती से, ओरिजिनल ओमार सीट को लेके चले गए, तो भाई वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका जो कैंडिडेचर है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। फिर कह रहा है कि लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और जो पीटी वगैरह परीक्षा के समय प्रवेश पत्र या बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिलेंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है एग्जाम डेट और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीटी के लिए और पीएसटी के लिए यहाँ पर आपको परीक्षा तिथि या समय की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। तो फेक न्यूज से बचें और रेगुलर जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहें। उसके बाद में ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, कैसे होगा, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एनपीटी और पीएसटी की अगर मैं बात करूं तो लिखित परीक्षा में जो पास हो जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी होगा, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि उसमें उनको कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड उसके आधार पर डिसाइड करेगा कितने लोगों को लेना है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसके अंदर इन्होंने बताया है कि हम सभी को उसके हिसाब से हम बुलाएंगे, कितने गुना लेने उसके अकॉर्डिंग बुलाएंगे। उसके बाद में आपका पीएसटी होगा, ठीक है। और पीएसटी के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए इन्होंने बोला है कि आपकी जो ऊंचाई है वो न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी है उनके लिए 160 सेंटीमीटर है, जो अनुसूचित जनजाति की जो मेल है उनके लिए। क्लियर है? उसके बाद में हम बात करते हैं और अनुसूचित जाति के लिए कितना होना चाहिए, 168। सीना आपका ये बोला है कि न्यूनतम 79 सेंटीमीटर बिना फुलाई होना चाहिए और कम से कम फुल आउट 84 यानी 5 सेंटीमीटर का फुल आउट होनी चाहिए। और वहीं अनुसूचित जनजाति को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम बात करते हैं महिला कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और अनुसूचित जनजाति की जो कैंडिडेट है उनके लिए 147 होना चाहिए। आपके लिए जो वजन है वो मिनिमम 40 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद में आपसे कह रहा है कि अदर बाकी चीजें बोर्ड की वेबसाइट पर आज जाके आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि जिस दिन पीएसटी होता है आपको लगता है यार मैं अनफेयर मींस का शिकार हुआ हूं या हुई हूं, या जब आप सेटिस्फाई नहीं है उस चीज से, आप चाहते हो कि नहीं दोबारा होना चाहिए ये चीज फेयर में नहीं है, तो आप ठीक उसी दिन वहीं आपत्ति दर्ज करा सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। समस्त आपत्तियां जितनी आएगी बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक वहां पर जो पुलिस अधीक्षक है, अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नाम निर्दिष्ट करेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का जो फिजिकल टेस्ट है वो उनकी जो उपस्थिति में दोबारा जब लिया जाएगा और उसमें फिर असफल पाए गए तो आपको अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा। आपको कहेगा घर जाइए, अब आपकी कोई अपील नहीं होगी। तो कहने का मतलब है अगर खुदा न भाई भगवान ना करे, अगर आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि यार ये चीजें फेयर में नहीं हो रही है, तो आप वहां पर एक बार फिर दोबारा के लिए आप कर सकते हैं कि भाई मुझे आपत्ति है, मुझे दोबारा इसमें करवाया जाए। क्लियर है? तो एक मौका आपके पास में रहता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो चलिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी जब आपका हो गया तो अभ्यर्थियों से आपको पीईटी के लिए बुलाया जाता है और उसमें आपसे बोला जाता है कि भाई आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी, और महिला है वो आधी दौड़ यानी 2.4 किलोमीटर को 14 मिनट में पूरी करेंगे। और अगर आप नहीं करते तो पात्र नहीं होंगे, प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये सारा यहाँ पर एक आप ये समझ सकते हैं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बात करते करते ही दौड़ सकते हैं, आपको सिर्फ पास करना है, ठीक है।
उसके बाद में हम बात करते हैं चयन अंतिम सूची की। अब चयन व अंतिम योग्यता सूची की बात करें तो अगर आप यहाँ पर पीईटी में भी पास हो जाते हैं तो लिखित परीक्षा आपको उस हिसाब से आपकी जो श्रेणी है तो एक सूची यहाँ पर बनाएगा, यानी आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और वहाँ पर जो मेन जो हेड है उनको यानी प्रेषित कर देगा आपके बोर्ड को, अध्यक्ष को, फिर वो वहां से क्या करेंगे वेबसाइट पर डाल देंगे। ठीक है। अब इसमें बोला है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची नहीं जारी करेंगे हम, और अगर कुछ दो अंकों के, तो ये कुछ अधिमानी अर्हता जो मैं पहले बता चुका हूँ, अगर किसी दो कैंडिडेट के किसी न किसी तरीके से वो समान हो जाते हैं तो वहां पर क्या होगा कि मैंने आपको कुछ कंडीशंस पीछे बताई थी, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि पहले कौन बाद में कौन। ठीक है। तो ये सारी चीजें बाद की बातें हैं, फिलहाल जो काम की बात नहीं लग रही मुझे। तब कह रहा है कि आरक्षण और आयु सीमा की अगर छूट की बात करें तो ये सारी कुछ चीजें हैं, जैसा कि आपको पता है किसको कितनी कितनी छूट मिल रही है उसके अकॉर्डिंग, और आरक्षण किसको कितना कितना मिल रहा है, जैसे ईडब्ल्यूएस को 10% मिल रहा है। ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि होमगार्ड्स के आरक्षण इस 25 जनवरी 1995 के अनुसार अनुमन्य होंगे। ठीक है, जितना आपको आरक्षण दिया गया। जैसे यहाँ पर दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी है उनको केवल उत्तर प्रदेश के, जो बाहर के वो जनरल में काउंट होंगे, उनके लिए आरक्षण और अधिकतम आयु सीमा में छूट के जो दिया गया टोटल आपको वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत अनुसूचित जाति को 21% आरक्षण मिलता है। और यहाँ पर आप देखिएगा आयु सीमा में 5 साल की छूट है, और ये आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा प्रमाण पत्र, और ये इनके प्रमाण पत्र यानी इन लोगों के साइन होने चाहिए। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि भाई 2% आरक्षण है, 5 साल की आपको छूट मिलेगी, ये सारा सब कुछ है। ओबीसी को 27% आरक्षण है, 5 साल की यहाँ पर एक्स्ट्रा छूट मिलती है। ठीक है। उसके बाद में आर्थिक रूप से अगर कोई कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी में आता है, तो उसको यहाँ पर 10% आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित है उनकी भी कैटेगरी है कि कौन आता है, उनको 2% मिलता है। ठीक है। भूतपूर्व सैनिक है उनको 5% मिलेगा, और अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। होमगार्ड में जो केवल पुरुष है उनके लिए भी हाँ कुछ ऐसा दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है। और उसमें महिला है तो उसको 20% की यहाँ पर क्या मिलेगी, 20% का यहाँ पर आरक्षण है। और इस तरीके से आप आगे बहुत सारी चीजें इनमें देख सकते हैं, किस किस को कौन कौन से भूतपूर्व सैनिकों में कंसिडर होंगे, कौन से नहीं होंगे, है ना। तो उन सभी के लिए सारी बातें यहाँ पर दी गई है, कौन कौन से आपको जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करने हैं, तो वो सारे एक बार आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे गो थ्रू होइए, वहां पर आप इसको देख लीजिएगा। फिर आपसे बोल रहा है कि भूतपूर्व सैनिक कौन कौन से माने जाएंगे, उनके बारे में आप इसको देख लीजिएगा। और अनुसूचित जाति या जनजाति की कोई भी स्त्री किसी सवर्ण पुरुष से विवाह करती है तो उसको भी ये आरक्षण मिलता रहेगा, लेकिन ध्यान में रखें कि कोई भी अगर स्वर्ण स्त्री है ना अनुसूचित जाति या जनजाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये दोनों चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, आपका सारा वहम दूर हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि कौन से क्रीमलेयर नॉन क्रीमलेयर में आते हैं, उनका जो प्रमाण पत्र है जो नॉन क्रीमलेयर का, वो बोला गया है कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक से पहले का होना चाहिए, कहीं ऐसा हो कि बाद में बना के बैठ गए, है ना। और यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखिए। ऑफलाइन आवेदन आपको करना है, इसमें बोला सॉरी ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन आपको बोर्ड की वेबसाइट, जैसा कि आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, इस पर जाइए और वहां पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करना होगा। उसके बाद में कह रहा है कि कैंडिडेट पर रजिस्ट्रेशन करना, प्रक्रिया को पूरी करनी है। आवेदन में जितने भी जो प्रारूप है उसका निर्देश है उसको ढंग से पढ़ लें। उसके बाद में ऑनलाइन भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। ज्यादा कोई समस्या, कोई दिक्कत आ जाए तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। उसके बाद में बात करते हैं सर यहाँ पर विकल्प 1 ऑनलाइन शुल्क का भुगतान, ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है कि भाई आपको जो स्क्रीन पर जितने भी अनुदेश है, स्क्रीन पर जो मांगी जा रही जानकारी है उसको सबमिट करना है, और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आपको भुगतान करना है। ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि भाई जो अगर आप ऑनलाइन इसका प्रिंट है, जिसे आवेदन प्रिंट करते ही सबमिट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद यदि अभ्यर्थी सबमिट नहीं करता है तो वो अपने आप सबमिट हो जाएगा, अंतिम तिथि को अपने आप सबमिट हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा कराने की दशा में उसका आवेदन स्वीकार होगा। अगर आप
पैसे जमा करवाओगे तभी कंसिडर होगा। अगर यहाँ पर कह रहा है कि निर्धारित तिथि के बाद में शुल्क जमा करवाता है तो स्वीकार नहीं होगा, ठीक है, निरस्त माना जाएगा। और जमा शुल्क है वो किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई ये कह रहा है कि आप है ना, ये कह रहा है कि अभ्यर्थी की आवश्यकता होने पर शुल्क जमा कराने के उपरांत आवेदन की अंतिम तिथि के से पूर्व आवेदन एक बार संशोधित कर सकता है, परंतु वह मोबाइल नंबर, ईमेल व आधार नंबर में कोई संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद में कोई आपका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस बोर्ड से पत्र व्यवहार आप नहीं कर सकते, आप बार बार कहीं लेटर नहीं लिखोगे उनको। ठीक है, बड़ी परेशानी है। आप यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर के माध्यम से आपको सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने होंगे, और उसके अंदर जितने भी जो डॉक्यूमेंट है वो आप पहले अपलोड करके रख लीजिएगा स्कैन करके, और उसके बाद में उनमें अपलोड कर लो। अब उसमें फोटोग्राफ और हस्ताक्षर है, उसके बारे में कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ होना चाहिए। और फोटोग्राफ में बोला कि बड़े साफ सुथरे नहा धो के बढ़िया तरीके से फोटो खिंचवा लें, और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है ध्यान में रखें। एक तो छवि आपकी सही होनी चाहिए, बिगड़ी हुई छवि नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधेरे में होके बढ़िया रील बना के फोटो खींच रहे हो, रील में से निकाली फोटो लगा दी, नहीं चलेगा भाई। 6 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए, कहीं क्या पता हुलिया चेंज हो गया हो। सफेद और हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि होनी चाहिए, तो व्हाइट पीछे का बैकग्राउंड रखना है। ठीक है। आपको कह रहा है कि 2D से सिक्कर तक का, कईयों को ऐसे होता है कि सिर्फ भाई वो यहाँ पर माथे तक ही दिखाई दे रहे हैं, ऊपर का यहाँ पर ये दिख ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कंप्लीट प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आप बैठे हो, बढ़िया फोटो हो, बढ़िया शानदार फोटो होनी चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, एकदम सब कुछ, मतलब कहने का मतलब परफेक्ट फोटो होनी चाहिए आपकी। और कोई टोपी या मफलर यहाँ पर बांध के आपको धारण नहीं करने हैं, ये सारे अस्त्र शस्त्र कोई धारण नहीं करोगे, आराम से बैठ के बढ़िया तरीके से अपने फोटो खिंचवाओगे और फोटो लगाओगे। ठीक है। चलिए कहीं नटवर लाल बन के बैठ जाओ। अब ये कह रहा है कि आपको भी सबसे पहले क्या करना होगा, ऑनलाइन जो आवेदन आप करोगे उसके अंदर प्रथम चरण में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, दूसरे चरण में फीस का भुगतान करोगे, तीसरे में शुल्क जमा करने के बाद में आप वेबसाइट पे जाके फिर भरोगे, यानी पहले ये पैसे ले लेंगे आपसे, उसके बाद में आप अपना काम करते रहो। कह रहा है कि केवल एक ही आवेदन भरा जाए, किसी भी द्वारा एक से ज्यादा अगर भर दिए जाएंगे तो अंतिम जो भरा गया उसी को स्वीकार होगा। ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। क्लियर। उसके बाद में आपसे कह रहा है कि भाई ये बाकी तो नो ऑब्जेक्शन एनओसी वगैरह ये तो देना ही होता है, कह रहा है कोई गवर्नमेंट में पहले से तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, एनओसी। और यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर कोई सेवा में है तो वर्दी वाली फोटो नहीं लगाएगा, ध्यान में रखें। ठीक है। वर्दी की फोटो नहीं लगानी है, आप नॉर्मल कैंडिडेट में काउंट हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे रिटन एग्जाम की बात। रिटन एग्जाम में देखिए पहला पोर्शन है जीके जीएस का, और जीके जीएस में अगर मैं पीछे की बात करूं तो 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सामान्य विज्ञान भी आएगी इसके अंदर, भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान है, इकोनॉमिक्स है, और आपको लगभग उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश का जो स्टेट की जो पॉलिटी है उसकी, आर्ट एंड कल्चर है उसका, इकोनॉमिक्स के बारे में है। ठीक है। और स्टेट पॉलिटी है, और उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी पड़ोसी देशों के बीच में इंटरनेशनल के बारे में कुछ दिया है, संबंध या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामरिक विषय करंट की बात कर रहा है। उसके बाद में साइबर क्राइम, जीएसटी, पुरस्कार, सम्मान, देश राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तकें, एकदम इजी है। ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसके लिए अगर आप यहाँ पर देखिए लुसेंट भी अगर पढ़ते हो ना, रेगुलर लुसेंट पढ़ते हो तो आपके लिए इनफ है, बिल्कुल घबराने और डरने की बात नहीं है। हिंदी की बात करें तो बड़ा ही सिंपल और साधारण सा सिलेबस है। हिंदी की अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। पिछली बार भी पूछे गए तो, और इतनी लगभग ये अप्रोक्सीमेट इनका रहता है। ठीक है। तो दो यहाँ पर सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ये वाले बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। क्लियर। उसके बाद में हम चलते हैं आगे, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी, यानी हम यहाँ पर बात करने वाले मैथ्स की, और मैथ्स के साथ साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं रीजनिंग, जो थर्ड ऑप्शन में रीजनिंग भी आपको दी है। अगर मैं इन दोनों की सेगमेंट की बात करूं तो ये दोनों एक ही सेगमेंट में आते हैं। यहाँ पर इन दोनों से 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सोचिए बड़ा ही स्कोरिंग, बहुत ही साधारण सा सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए सर क्लासेज तो इसी यूट्यूब चैनल पर क्लासेज रहेगी, आप अपने और भी दोस्तों को बता दीजिएगा। गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप
एसएससी एंड रेलवे, ये आपका यूट्यूब चैनल है, इसी पर सारी क्लासेज रहेगी। मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेज चलेगी, उसके बाद में जीके जीएस की भी क्लासेज चलेगी। कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ होगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी यहाँ पर लोग जो अंधाधुंध पैसे देकर पढ़ रहे हैं ना, आपको उनसे भी बेहतर क्वालिटी मिलेगी। जब पढ़ोगे तब पता चलेगा यार पढ़ा कौन रहा है, ठीक है, क्या चीजें पढ़ाई जा रही है। और मतलब आपको पूरा प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आपको कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। अभी तो इतना टाइम है ही नहीं, क्योंकि 11 फरवरी के रिगार्डिंग ये मांग रहे हैं कि 11 फरवरी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पेपर करवा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग सबसे वो चेक लेटर है वो वायरल हो रहा है बोर्ड का। तो मतलब कहने का मतलब आज से अगर हम देखें तो आप मान के चलिए 5 और 10 कितना हो गया, 15, लगभग आपका 45 दिन का टाइम रह रहा है आज से। तो हम ये बात करेंगे 40 से 45 दिन में कैसे तैयारी करें, तो उन सभी बातों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद में एक ठीक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर आपको 40 से 45 दिन में कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या चीजें पढ़नी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में इस पोर्शन की बात करें तो लास्ट पोर्शन आपका मेंटल एप्टीट्यूड का, यानी आईक्यू की बात करने वाले हैं, और एनालिटिकल रीजनिंग की बात करने वाले हैं। इसके अंदर इस जो सेगमेंट से भी जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन 37 क्वेश्चन के नियर अबाउट पूछे जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट रीजनिंग ही और कुछ नहीं है। यहाँ पर ये आपका थोड़ा सा हल्का साइकोलॉजिकल पार्ट कह सकते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड की बात हो रही है, और बाकी चीजें आपकी एकदम आसान है, वापिस वही रीजनिंग वाला खेल है। तो बहुत ही सावधान और बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रॉपर ये रीजनिंग का है, क्लियर। तो ये आप सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ तक देखी होगी, हमने यहाँ पर बात की है। और पिछले अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो पीछे जो पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर 2018 में, 2019 में जो पेपर हुआ था, उसके अंदर जो 300 नंबर का पेपर था, उसमें जनरल की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो वो आपकी 185 पॉइंट के समथिंग गई थी। और ओबीसी की बात करें तो 172 के नियर अबाउट थी, कट ऑफ बहुत ही कम थी। एससी की 145 के लगभग थी, और एसटी की कट ऑफ की बात करें तो 114 के लगभग थी। मतलब यार एकदम इजी पेपर था। अब तो आप मान के चलिए एकदम आसानी से आप इसको सिलेक्शन ले सकते हो। पोस्ट भी तो खूब है यार, 60,000 कम पोस्ट नहीं होती, ठीक है। तो मैं इसी चैनल के ऊपर एक एक पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप, एसएससी एंड रेलवे, एसएससी एंड रेलवे, ये जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, कंप्लीट क्लासेज चलेगी, प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। मतलब पीवाई क्यूज आपको करवाए जाएंगे, और उसके बाद में आपको स्ट्रेटेजिक वीडियोज भी आपको मिलेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिलेगी, कंप्लीटली आपको फ्री मिलेगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। और आपको नीचे जो दिख रहा होगा ना, गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप एसएससी एंड रेलवे, ये आपको टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आप अपने और भी दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। इसके ठीक बाद में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जो कि कंप्लीट आपको बताएगा क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो उन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सर कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, और इस बार क्या रहने वाले हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तो हम स्ट्रेटेजिक वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने और भी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश कीजिएगा। अपने और भी जो दोस्त हैं उनको बोले कि यहाँ पर आपको प्रॉपर सारी क्लासेज मिलने वाली है। जल्दी मैं क्लासेज यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन पूरा क्लियर बातें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर थंबनेल पे दिख रहा होगा, उसी पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, मजे में रहिए। थैंक यू सो मच।